जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो नर्सिंग ऑफिसर के प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका नाम है एसिड बेस इम्बैलेंस। एसिड बेस इम्बैलेंस को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत पीएच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। पीएच की क्या बोलेंगे, एच प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है उसी को ही क्या बोला जाता है, पीएच। यानी जो एच प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इज आल्सो नोन एज पीएच, जिसका ये पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक है, जिसमें 7 है वो न्यूट्रल पॉइंट है। 7 क्या है, इसमें न्यूट्रल पॉइंट है। अगर 7 से कम है तो उसको बोलेंगे एसिडिक पीएच, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे, एल्केलाइन पीएच। एसिडिक पीएच में क्या होगा, जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और एल्कलाइन में क्या होगा, H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिर नेक्स्ट है नॉर्मल लेवल। नॉर्मल लेवल में जो पीएच का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 7.35 टू 7.45, यानी कि जो ब्लड की पीएच होती है उसी को ही क्या बोला जाता है, नॉर्मल पीएच। फिर है PCO2 यानी पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका जो नॉर्मल लेवल होता है 35 टू 45 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट यानी HCO3, जिसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये क्या हो गया, नॉर्मल लेवल इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंतर्गत। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी इंडिकेटर और मेटाबॉलिक इंडिकेटर। ये दो इंडिकेटर होते हैं जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। रेस्पिरेटरी इंडिकेटर है वो है PCO2 पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड। मेटाबॉलिक इंडिकेटर होता है वो है बाइकार्बोनेट यानी HCO3। नेक्स्ट शुरुआत करते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। ये चार इसके अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें फर्स्ट है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। 4 पैरामीटर है, जिसमें फर्स्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में रेस्पिरेटरी इंडिकेटर होता है वो होता है PCO2 पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें क्या होगा, जो पीएच है, जो नॉर्मल पीएच होती है 7.35 टू 7.45, जो ब्लड की पीएच है उसी को क्या नॉर्मल पीएच बोला जाता है। पीएच है 7.35 से कम होगी, और PCO2 यानी पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड है वो होगा 45 mm ऑफ Hg से ज़्यादा होगा। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जो पीएच है लेस देन 7.35 और PCO2 45 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर pH 7.35 से कम है तो उसमें क्या होगा, एसिडोसिस की कंडीशन होती है। एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होगा, जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या कोज है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, फर्स्ट कोज है वो है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और ऑल रेस्पिरेटरी डिजीज। जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज है उसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन होगी, जिसमें फर्स्ट है अस्थमा, COPD, न्यूमोनिया और ब्रोंकाइटिस। अस्थमा, COPD, न्यूमोनिया और ब्रोंकाइटिस, इन सब में क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मोटे तौर पे देखा जाए तो जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है उसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन होती है। नेक्स्ट है ब्रेन ट्रॉमा। ब्रेन ट्रॉमा के अंदर भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। हाइपोवेंटिलेशन और हाइपरवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन और हाइपरवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में देखने को मिलता है और हाइपरवेंटिलेशन रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस में देखने को मिलता है। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, जो भी अंडरलाइन कोज है उनको ट्रीट करेंगे, जैसे कि COPD, अस्थमा, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ये है, उनको क्या होंगे, ट्रीट करेंगे। और ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। ऑक्सीजन थेरेपी में क्या
जैसे कि हाइपोवेंटिलेशन है, इन कंडीशन क्या होगा, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। अस्थमा है, ठीक है, सीओपीडी, इसमें क्या ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन में ऑर्थोपेनिक पोजीशन और हाई फाउलर पोजीशन, दो प्रकार की पोजीशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाले पेशेंट को दी जाती है। फर्स्ट ऑर्थोपेनिक पोजीशन फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी देंगे हाई फाउलर पोजीशन को, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाले पेशेंट को। नेक्स्ट करवाएंगे सक्शनिंग। सक्शनिंग का जो प्रेशर है वो इन्फेंट के अंदर होगा 40 to 60 mm ऑफ Hg और चिल्ड्रन के अंदर होगा 80 to 100 mm ऑफ Hg और अडल्ट के अंदर होगा 100 to 120 mm ऑफ Hg। ये जो सक्शन का प्रेशर है ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट समझ के रीड कर लीजिए। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस में क्या होगा, जो पीएच है वो क्या होगी 7.45 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, और PCO2 क्या होगा 35 से कम होगा, 35 mm ऑफ Hg से क्या होगा, कम होगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस में क्या हो रहा था, जो पीएच है वो 7.35 से कम हो रही थी और PCO2 45 mm Hg से ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि पीएच बढ़ रही है। तो एल्केलोसिस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन है वो डिक्रीज होगा, जिसमें कोज है हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन और हाइपरवेंटिलेशन और हाइपोक्सिया, पेन, हिस्टेरिया, प्रेगनेंसी और हाई एटीट्यूड ऑफ स्पेस, ये क्या होंगे, इसके कोज होंगे किसमें, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस वाली कंडीशन में। हाइपोक्सिया, पेन, हिस्टेरिया, प्रेगनेंसी और हाई एटीट्यूड ऑफ स्पेस, यानी जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं उसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होगा। यहाँ पे है हाइपर वेंटिलेशन है, सॉरी, हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन में क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। हाइपोवेंटिलेशन वाली कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी वाली प्रॉब्लम चलेगी। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक इंडिकेटर। मेटाबॉलिक इंडिकेटर होता है HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, जो पीएच है वो 7.35 से कम होगी और बाइकार्बोनेट का जो है 22 से मिलीक्यूलेंट पर लीटर से कम होगा, यानी कि दोनों वैल्यू कम हो रही है। उस कंडीशन में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और अगर कम हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है, उसमें क्या होगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। जो इसका जो कोज है, मोटे तौर पे देखा जाए तो जितने भी किडनी से रिलेटेड डिजीज है उसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जैसे कि रीनल फेलियर, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इलियोटोमी, सीवियर डायरिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और शॉक, इन सब में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सीवियर डायरिया, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें कौन सी एल्कोलिसिस होगा। एल्कोलिसिस होगा, एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, ये कंडीशन पूछी जाती है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस में क्या होगा, एसिडोसिस का उल्टा हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, पीएच है वो 7.45 से ज़्यादा होगी, मोर देन 45, और बाइकार्बोनेट है 27 मिलीक्यूलेंट पर लीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। इसका जो कोज है, जितनी भी जीआईटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जीआईटी से रिलेटेड जो भी है, उसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होगा, जैसे कि जीआई सक्शनिंग, सीवियर वोमिटिंग,
पाइलोरिक स्टेनोसिस और मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें डायरिया और वॉमिटिंग से पूछा जाता है। तो डायरिया में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और वॉमिटिंग में होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पूछा जाता है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, और नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये हो गया एसिड बेस इम्बैलेंस। और इनको ट्रीट करने के लिए डायग्नोसिस में एबीजी एनालिसिस किया जाता है। एबीजी एनालिसिस, एबीजी का फुल फॉर्म होता है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, जिसमें क्या होगा, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस में एक 2 ml की हिपेरिनाइज्ड सिरिंज यूज करते हैं। और उसकी जो साइट होती है वो रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी और फेमोरल आर्टरी। रेडियल, ब्रेकियल और फीमोरल 3 आर्टरी यूज करते हैं एबीजी एनालिसिस में। तो यहाँ पे पूछा जाता है तो कौन सी सीरीज यूज करते हैं, 2 ml की हिपेरिनाइज्ड सीरीज यूज करते हैं, रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी और फीमोरल आर्टरी। तो इनमें एबीजी एनालिसिस करते हैं तब एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है एलन टेस्ट। तो यहाँ से भी पूछा जाता है कि एलन टेस्ट किस में किया जाता है, तो एबीजी एनालिसिस में क्या किया जाता है, एलन टेस्ट। तो एलन टेस्ट में जो पेटेंसी या कोलेटरल सर्कुलेशन चेक करने के लिए अल्नर आर्टरी यूज किया जाती है। कौन सी आर्टरी, अल्नर आर्टरी, और सैंपल है वो रेडियल आर्टरी से लिया जाता है। तो ये दो चीज़ क्लियर होगी। पेशेंट की पेटेंसी और सर्कुलेशन चेक करने के लिए अल्नर आर्टरी यूज की जाती है और सैंपल है वो रेडियल आर्टरी से लिया जाता है। तो एबीजी एनालिसिस और एलन टेस्ट 2 चीज़ हो गई। एलन टेस्ट में क्या होता है, कंप्रेस द रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। रेडियल और अल्नर आर्टरी को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। फिर क्या होगा, पेशेंट को पूछा जाता है, बोला जाता है कि जो उसकी पाम है उसको क्या ओपन और क्लोज करना है। अगर फिर क्या करना, जो अल्नर आर्टरी उस पर क्या प्रेशर देना है। फिर क्या होगा, अगर अल्नर आर्टरी और प्रेशर देंगे तो अगर पाम में क्या होगा, पिंकनेस रिटर्न हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सैंपल ले लेंगे, यानी सैंपल टेकन। अगर पिंकनेस नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में सैंपल नहीं लिया जाता है। तो ये होगी एलन टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट है कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड और पार्शियल कंपनसेटेड। कंपनसेटेड में पीएच नॉर्मल होगी और दोनों वैल्यू एबनॉर्मल होगी, यानी बाइकार्बोनेट और PCO2 का जो नॉर्मल लेवल होता है वो क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। तो ये होगी कंपनसेटेड से रिलेटेड कंडीशन। नेक्स्ट है पार्शियल कंपनसेटेड। पार्शियल कंपनसेटेड में क्या होगा, तीनों वैल्यू क्या होगी, एबनॉर्मल होगी। और अनकंपनसेटेड में क्या होगा, पीएच नॉर्मल होगी और PCO2 और बाइकार्बोनेट में से एक वैल्यू नॉर्मल होगी और एक वैल्यू एबनॉर्मल होगी। तो ये हो गया कंपनसेटेड, पार्शियल कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर पीएच है 7.32 और PCO2 है 52 mmHg और बाइकार्बोनेट है 31 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यहाँ पे मोटे तौर पे देखा जाए तो क्या हो रहा है कि अगर पीएच नॉर्मल होती है 35 से लेकर 45, तो यहाँ पे क्या है 7.32, यानी पीएच क्या होती है, क्या हो रही है यहाँ पे, एसिडोसिस वाली कंडीशन हो रही है। H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा एसिडोसिस। और पीएच कम हो रही है और PCO2 ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो यहाँ आगे लिख दीजिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये कंडीशन बन गई। अगर कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड और पार्शियल कंपनसेटेड की कंडीशन देखी जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था जिसमें क्या कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड और पार्शियल कंपनसेटेड, ये तीनों में क्या होगा, पार्शियल कंपनसेटेड में तीनों वैल्यू एबनॉर्मल है। तो यहाँ पे देखा जाए पीएच
32, PCO2 52 और बाइकार्बोनेट 31। यूँ देखा जाए तो तीनों वैल्यू एबनॉर्मल है। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, पार्शियल कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है पीएच 7.35, PCO2 52 mmOpg और बाइकार्बोनेट 33 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो पीएच है वो कम है। वैसे देखा जाए तो नॉर्मल की कंडीशन में अगर 35 से 45 में देखा जाए तो पीएच नीचे की ओर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, एसिडोसिस, एसिडोसिस। और पीएच कम है और PCO2 ज़्यादा है, उस कंडीशन में क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। तो यहाँ आगे लिख दीजिए रेस्पिरेटरी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, पीएच कम है और PCO2 ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनसेटेड वाली कंडीशन बैठ रही है, यानी कि तीनों यहाँ पे ऊपर अपना पढ़ा था जिसमें कंपनसेटेड में क्या होगा, पीएच नॉर्मल और दो वैल्यू एबनॉर्मल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पीएच है वो नॉर्मल है, दोनों वैल्यू एबनॉर्मल है, उस कंडीशन में क्या होगा, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये 2 नंबर कंडीशन मांग गई। फिर थर्ड कंडीशन क्या बन रही है, पीएच है वो 7.50, PCO2 30 mmOpg और बाइकार्बोनेट 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यहाँ पे ऊपर अपन ने पढ़ा था कि अगर पीएच 7.35 की ओर होती है या 7.45 की तरफ है, तो उसमें 45 की तरफ होती है, वहाँ पे एसिडोसिस होती है। यहाँ पे क्या हो रही है, पीएच ज़्यादा है 7.50, तो यहाँ पर क्या होगा, एल्केलोसिस, बाइकार्बोनेट 30 mmOpg और बाइकार्बोनेट 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यानी बाइकार्बोनेट का जो नॉर्मल होता है 22 से लेकर 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट नॉर्मल है। और PCO2 30 mmOpg, तो यहाँ पे होगी कंडीशन क्या होगी, पीएच बढ़ रही है और PCO2 कम की ओर है, तो उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड और पार्शियल कंपनसेटेड वाली कंडीशन देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अनकंपनसेटेड वाली कंडीशन बैठ रही है, क्योंकि यहाँ पे पीएच नॉर्मल, और PCO2 30 कम है, बाइकार्बोनेट 25 तो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस वाली कंडीशन हो रही है। तो आई थिंक समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू, शब्बा खैर।